मैंने अपनी लाइफ लगाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। अगर मैंने ये तय करके मेरी लाइफ लगा दी, उसके बाद मुझे दिशा भी तो देखनी थी ना, मुझे आखिर जाना किधर है और मैं जा कहां रहा हूं। तो व्यवस्था परिवर्तन को और व्यवस्था को समझने का हमने बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्था को तो अच्छे तरीके से समझ लिया, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, यह मेरे सामने एक सवाल था। इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे कैसे। और रोज की खोज होती है, रोज का रिसर्च था, उसमें मेरा ध्यान अचानक भारतीय संविधान की तरफ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ गया। मैंने भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू किया। पहले पहले मुझे बहुत कम समझ में आया, क्योंकि जो ट्रांसलेशन किया गया है वह शब्दों की कॉन्स्पिरेंसी की गई है इसमें, और जो इंग्लिश के वर्ड थे वो बाबा साहब की इंग्लिश के वर्ड थे। यहां के लोगों के, क्या अंग्रेजों के समझ में नहीं आते थे, तो मेरे समझ में कहां आने वाले थे। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अंग्रेज तो खाली इंग्लैंड की अंग्रेज जानते थे ना, बाबा साहब तो अमेरिका की, यूरोप की, पता नहीं कहां की अंग्रेज जानते थे। तो उन्होंने जो शब्द इसमें डाले हैं, उन शब्दों को, जो शब्द यहां पर डालते थे, समझने मुझे भी टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 मैंने साल 2 साल प्रयत्न करने के बाद संविधान को पूरा समझने का प्रयास किया और कुछ हद तक समझा। तो मुझे इतना जरूर समझ में आया कि जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लेकर चल रहे हैं, या फिर हम लोगों के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, या फिर कुछ हमारे समाज के लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं, ये मेरी समझ में आया। अरे वो व्यवस्था परिवर्तन तो बाबा साहब 1949 में ही कर गए, जिसकी तुम अभी चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन हो ना हो, तुम्हारे घरों की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो व्यवस्था परिवर्तन तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1949 में ही कर दी थी। अगर इसे ठीक ढंग से लागू करवा दिया जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान संभव है। ये बात हमारे जब ध्यान में आई, उसके बाद हम लोगों ने, राम साहब से संपर्क तो था ही, साथ में थे, मैंने इनके सामने बात रखी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, मैं भी यही तो करना चाह रहा हूं। धीरे धीरे प्रोफेसर साहब ने बताया, धीरे धीरे हमारे वरिष्ठ सभी लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया तो कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता समस्या देश की समाप्त करने के लिए। हमने एक अभियान तय कर दिया, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो अभियान। आज ये जो दिन हम यहां मना रहे हैं आजाद मैदान के ऊपर, आप लोग पता नहीं कहां कहां से चल करके आए हैं, 4-4 दिन का सफर करके आए हैं, कोई लोग फ्लाइट से आए हैं, कोई कैसे आए हैं, पूर्व मंत्री आए हैं, नेपाल से आए हैं, इतने विद्वान लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप लोग कितना कष्ट झेल करके आए हैं। ये मात्र और मात्र संविधान दिवस यानी कोई एक फेस्टिवल या कोई एक फंक्शन, एक उत्सव मनाने के लिए आप लोगों को इतना कष्ट नहीं दिया गया। हाँ, मैं कहता हूं 2015 से पहले 2014 तक किसी भी राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने कभी भारतीय संविधान दिवस नहीं मनाया, लेकिन हमारा जो 2009 में अभियान शुरू हुआ था, संविधान बचाओ और लागू करो अभियान, उसकी घोषणा जैसे ही हम लोगों ने हरियाणा में की थी, उसके बाद में भारत सरकार के भी कान खुल गए और 2015 में 65 साल बाद पहली बार भारतीय संविधान दिवस भारत सरकार ने मनाया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं होती है, ये साधारण काम नहीं होता है। मुझे किसी ने कहा कि नहीं नहीं, मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं, जैसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री बने 65 साल बाद संविधान दिवस मना दिया। मैंने कहा 4 बार सीएम रह गए हैं गुजरात में, गुजरात में ही मना लेते, इतनी ही ईमानदारी थी तो। लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में कहते हैं, मुझे मेरे कुछ मित्रों ने पूछा कि ये 26 जनवरी 15 अगस्त तो ठीक था, ये 26 नवंबर कहां से उठा के लाए मोदी जी। लेकिन मोदी जी में तो ईमानदारी की बातें बहुत हो चुकी है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर जरा भी कहीं ईमानदारी होती उनके ब्लड में तो जरूर कहते भाई वाम सेफ वालों का भला हो या राष्ट्रीय मूल निवास संघ वालों का कि हमें याद दिला दिया 65 साल बाद में। हम तो भूले हुए थे, उन्होंने याद दिला दिया।
लेकिन याद नहीं दिलाया। हमने उनकी नाक को पकड़ा तो मुंह खुल गया। हमने नाक को पकड़ा तो मुंह खुल गया। और 15 में पहली बार 65 साल बाद प्रणब मुखर्जी कहते हैं, उस समय के राष्ट्रपति कहते हैं, भारत में मोदी सरकार ने 65 साल बाद संविधान दिवस मनाया। क्यों भैया, पहले वाली तेरी सरकार थी, तू कांग्रेस में था, है ना। प्रेसिडेंट बनने से पहले तेरी सारी जिंदगी कांग्रेस में गई और 70-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तुम भूल गए थे क्या? लेकिन नहीं, ये षड्यंत्रकारी बात थी उनकी, क्योंकि वो लोग इसको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान को जानबूझ करके इग्नोर किया गया और खत्म करने का प्रयास किया गया, और जितने अमेंडमेंट उसमें हुए लगभग सारे के सारे आपके और हमारे अहित में हुए, हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए किए गए। और आज तो उन लोगों ने भारतीय संविधान को पूरी तरह नास्ताबुद करने का प्रोग्राम बना लिया है। इसलिए हमारा जो ये कार्यक्रम यहां हो रहा है, ये मात्र एक उत्सव नहीं है, संविधान जन्मदिन नहीं है, संविधान दिवस का समारोह नहीं है, ये एक ऐसे आगाज का समारोह या महासम्मेलन यहां होने जा रहा है कि या तो इस देश के अंदर संविधान बचेगा या फिर, समझने वाली बात है, माइक पर से नहीं कह सकता हूं, हम लोगों ने ये तय किया। पहले मैंने तय किया था कि मैं अपना लाइफ मिशन के लिए लगाया, फिर मुझे समझ में आया तो मैंने कहा मेरा लाइफ अब संविधान बचाने और लागू करवाने के लिए है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मुझे मरना भी भारतीय संविधान लागू करवाने और बचाने के लिए ही है। मैं किसी चारपाई में मरने वाला नहीं हूं। मैं मरूंगा तो कहीं न कहीं संविधान और इस आंदोलन के लिए ही मरूंगा। इसलिए आज जो संविधान की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि समय वैसे भी हो गया है और इधर एक प्रोग्राम भी लग गया है, तो सारी बातें कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ही भाई लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको बात बताता हूं, किस तरीके से इस देश के अंदर, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है डीएनए के आधार पर, देशी विदेशी, मूल निवासी और विदेशी, ये चीज भी इस देश के अंदर आम लोगों को तो समझ में नहीं आई कि इस देश के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक लोग जो आदमी है, जिसको आदमी कहते हैं, ह्यूमन, उनके अंदर कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं होता है, वहां पर नस्ल भेद होता है। हिंदी में उसको कहते हैं नस्ल भेद, अंग्रेजी में उसके लिए वर्ड है रेशियल सिस्टम। रेस के आधार पर लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह के लोगों की अलग नस्ल होती है, अलग रेस होती है। और मैंने बहुत ही पहले बचपन में मेरे बुजुर्गों से, ताए दादा से बात सुनी थी, उन्होंने मुझे कहा था, ऐसा बात करते थे आपस में कि वंश का बैरी होता है, यानी वंश का बैरी होता है, एक वंश दूसरे वंश का बैरी होता है, यानी कि अगर दोनों वंश अलग हैं तो ही बैरी होंगे। अगर एक ही वंश के लोग हैं तो आपस में बैरी हो ही नहीं सकते, झगड़ा हो सकता है, मिल जाएंगे, पंचायती हो जाएगी, फिर से नाराजगी दूर हो जाएगी एक ही वंश के अंदर। लेकिन जहां 2 वंश होंगे, यानी 2 रेस होगी, जहां पर 2 नस्ल होगी, वहां पर कभी भी दया, भाईचारा निर्माण हो ही नहीं सकता। ये मेरी समझ में आया। बाबा साहब ने भी इसके अंदर आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है, रेस जिसका जिक्र किया है, वंशवाद। तो ये चीज हमको समझ में आई कि इस देश के अंदर, अरे किसी न किसी को कभी न कभी तो किसी पे रहम आ ही जाता है, किसी के हालात लेकर के आ जाता है, किसी को गरीबी देख के आ जाता है, किसी की भूखी हालत लेकर के आ जाता है। लेकिन यहां हमारे ऊपर 2200 साल तो इस प्रतिक्रांति के बाद में ऐसा समय निकल गया कि हमारे ऊपर उनको दया नहीं आई। तब हमें समझ में आया कि ये रेस का मामला है, ये 2 रेस है, एक रेस कभी भी उस दूसरी रेस के साथ भाईचारा नहीं बना सकती। हमें ये ध्यान रखना है कि वो कभी नस्ल हमारी नस्ल हो नहीं सकती। इसलिए इस नस्ल भेद को समझ करके हमें मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हमारे जो भारतीय, जिनको इंडिजीनियस पीपल कहा जाता है, इंडिजीनियस पीपल, जो भारत के नस्ल के लोग हैं, उन लोगों को एकजुट होना होगा। उसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर बहुत बड़ी जनजागरण होने की वजह से हुआ है, कुछ तो जरूर हुआ है, जातियां नजदीक आने लगी है, संगठनों में बढ़कर हम फिर दूर जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रयास या हलचल हो रही है। लेकिन ये बात ओबीसी में नहीं जा रही,
इसलिए हमने ये आज का ये कार्यक्रम ओबीसी को समर्पित भी किया हुआ है कि मंडल आयोग आज से 25 साल पहले लागू हुआ था, लेकिन क्या ओबीसी के लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं मिला। इसलिए उन लोगों में जनजागरण लाने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारे दुश्मन यानी कि हमसे अलग रेस के लोगों की सुरक्षा में और उनको पालन पोषण में लगा हुआ है, हम लोग कितना भी कर लेंगे तो हम उनको हरा नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि सामने तो हमारा भाई खड़ा है। अब यहां की बात भी करूं तो हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ाई दिल्ली में बैठे हुए से लड़ रहे हैं, हम यहां के सरकार में बैठे हुए लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कौन आता है? हमारे सामने हमारे ही भाई बहन आते हैं जो डंडा लेकर के उनके आदेश पर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उनको भी ये मालूम नहीं होता है कि आप लोग भी संगठन नहीं बना सकते, संगठन नहीं चला सकते, कई अधिकार की बात नहीं कर सकते, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चों की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। आज तुम्हें जो रोटी मिल रही है वो बाबा साहब की दी हुई मिल रही है, लेकिन इतना गारंटी से कहते हैं कि अगर हम नहीं रहे, ये मिशन नहीं रहा, तो तुम्हारे बच्चों की रोटी का भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमको समझना है कि दुश्मन को जब तक दुश्मन नहीं मानोगे। कापड़े साहब की एक बात मुझे यहां याद आ गई है, उनको मैंने नहीं देखा, मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन एक बात मैंने पढ़ी कि उनसे किसी आदमी ने पूछा कि कापड़े साहब जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हो, ये परिवर्तन कब तक होगा? बहुत दूरदर्शी पुरुष थे, अगर वो ना होते तो आज ये नहीं होता। उन्होंने देखा कि अगर मैं टाइम बोर्ड बता दूं कि 10 साल में होगा, 5 साल में होगा, और अगर ना हुआ तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। और अगर उन्होंने कहा भाई 25 साल 30 साल आगे का बता देते हैं, तो हमारे लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं, 25 साल कब आएगा। तो उन्होंने बड़ी सोच के साथ में जवाब दिया कि भैया जिस दिन इस देश का प्रत्येक मूल निवासी, इस देश का प्रत्येक मूल निवासी ब्राह्मण को अपना दुश्मन मान लेगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी। कितना सभी कुछ समय का उनका सोच महान सोच। उन्होंने कहा जिस दिन, अच्छा हमारी समस्या भी यही है कि हम दुश्मन को दुश्मन ही नहीं मानते, हम तो उसके साथ में उसके खुशियों में खुशियां मनाने लग जाते हैं, उसके आनंद में आनंद लेने लग जाते हैं। ये जो बात है इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको 3 उदाहरण यहां देता हूं जो बड़े ही संजोग से हुए हैं, किसी ने उस पर कोई चर्चा नहीं की है, एकदम अचानक हो गए, एकदम अचानक। ठीक है ना? 3 उदाहरण मेरे पास अभी है अवेलेबल, वो देता हूं। एक राजस्थान के पोखरण में जब पहला परमाणु परीक्षण होता है, तो पहला परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, मई महीने में शायद 11 तारीख की। ठीक है ना? नहीं यार, जानबूझ के नहीं होता है, ये तो अचानक हो जाता है, अचानक होता है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी को दोष नहीं देना है। और उसका नाम रखा जाता है स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, जिसने शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। वह परमाणु परीक्षण करके वो शांति प्रदान कर रहे हैं। अचानक हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं, भूल थी या कैसे भी था, संजोग हो गया। ज्योतिषियों ने, शास्त्रियों ने बताया होगा यही टाइम फिक्स है, क्योंकि परमाणु बम भी ज्योतिषियों ने बनाया था। दूसरी घटना इस देश के अंदर घटित होती है, और वो 6 दिसंबर को 92 को जब बाबरी मस्जिद गिराई जाती है। अचानक हो गया, किसी का कोई ध्यान नहीं था कौन सी तारीख है, उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हमारे महापुरुष ही नहीं, हमारे मसीहा ही नहीं, हमारे सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, और उस दिन को उन्होंने चुना बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को गिराया गया, हो गया अचानक कोई हादसा। ठीक है ना? उसके बाद आज इस देश के अंदर जितने लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा ताज होटल वाला हमला का मना रहे हैं। ताज होटल पे हमला हुआ 26 नवंबर को हुआ, अचानक हो गया, कोई खास बात तो उसमें थी नहीं, कोई तयशुदा तो था नहीं, है ना? माइक पर से कह रहा हूं ना, सबूत है हमारे पास। सबूत के साथ क्या, सबूत के साथ बात करते हैं। माइक पर बोलना ऐसे हवा में बात करने से नहीं, अभी उठा के अंदर कर देंगे।
जवाब है हमारे पास में कि 26 नवंबर का जो ताज होटल पे इसी मुंबई में हमला करवाया गया, वो मालेगांव बम कांड की उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए और उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हेमंत करकरे को मारने के और एनकाउंटर करने के लिए किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी घटनाएं अचानक हो जाती है। हमें क्या लेना देना है? होती है, होती रहती है, होती रहेगी और भी आगे। ये क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये बात समझाने के लिए और भविष्य में इनसे अलर्ट रह करके हमारे अधिकारों को बचाने के लिए आज का आपका समय और धन बच गया है। यह टाइम पास करने के लिए नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि यार मुझे बोलने का मौका नहीं है। मैं माफी मांग लेता हूं 2 हाथ जोड़ करके कि आप मुझे माफ करें, हम समय नहीं दे पाए। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए रखा गया है और वो उद्देश्य है भारतीय संविधान को मूल भावना सहित उस देश के अंदर लागू करवाना। ये हमारा तयशुदा एजेंडा है। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि हमारे दुश्मन ने जो प्लानिंग किया हुआ है, हजारों स्टेटमेंट है, मैं एक आदि बताऊंगा यहां पर। मोहन भागवत जी ने कहा मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मोदी जी वो काम कर रहे हैं जिससे 2000 वर्ष पूर्व वाला भारत बनेगा। जापान, चाइना, थाईलैंड, अमेरिका, रूस, यूरोप के देश ये सोचते हैं कि भाई आने वाली सदी कैसी होगी, आने वाली सदी कैसी होगी, क्या सुविधाएं होगी, लोग कैसे होंगे, कपड़े कैसे पहने जाएंगे, धरती पर क्या क्या विकास किया जाएगा, आने वाली सदी के बारे में सोचते हैं। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनको भागवत जी छाप लगाकर सर्टिफिकेट देते हैं कि ये 2000 वर्ष पहले वाला भारत बनाएंगे। अब 2000 वर्ष पहले वाला भारत मैं किसी आम या देहात के आदमी को समझाने जाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बामसेब के लोगों को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है। और अगर बामसेब के लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आता है कि 2000 वर्ष पहले वाला भारत कैसा था और अगर वो आता है तो क्या होने वाला है, अगर ये आपको पता है और उसके बावजूद भी आप चुप हैं, आप साइलेंट हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप सुविधाओं में लगे हुए हैं, तो मैं आपकी हालत उन लोगों से जैसी बताता हूं कि एक गांव में आग लग जाती है, एक गांव में आग लग जाती है और 4 लोग जाग रहे हैं, बैठे ताश खेल रहे हैं, पत्ता कुछ कर रहे हैं, 4 लोग जाग रहे हैं, बाकी सब पूरा गांव सोया हुआ है और एकदम भीषण आग लग चुकी है और उन 4 लोगों को पता लग गया है कि आग लग चुकी है। अगर वे लोग आग बुझाने का प्रयास या लोगों को जगा करके आग पर काबू पाने का प्रयास ना करें और सिर्फ ये तमाशा देखते रहे तो उनके लिए शब्द तो वही होगा जो राम साहब अभी कह रहे थे। वे लोग गांव के लिए वफादार नहीं हो सकते, वे गद्दार ही हो सकते हैं। जो जागे हुए हैं और गांव जल रहा है, हम जागे हुए हैं और देश में आग लग रही है, देश का मतलब हमारा संविधान है, संविधान में आग लग रही है, ये हम जागे हुए लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गद्दारों की श्रेणी में नहीं जाएंगे, हम उनको जगा करके उनको जगाने का काम करेंगे और बहुत जल्दी ये काम करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने तो प्लानिंग कर लिया। थोड़ा सा उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, मैं बता दूं आपको, क्लियर बता दूं। झगड़ा ये चल रहा है 22 और 25 का। आरएसएस कह रहा नहीं, हमको 2025 में 100 साल हो रहे हैं, इसलिए 25 में करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा वो कहती है नहीं, 22 में हमारा 100 साल पूरा हो रहा है, 22 में कर दो। ये 22 और 25 का झगड़ा चल रहा है, तो कहीं कहीं समझौते की बात आती, छोड़ो ना 24 में कर लेते हैं। तुम 24 में करने की बात कर रहे हो और मैं ये बात कह रहा हूं, मैं अकेला कह रहा हूं भाई, आपके सामने अकेला ही खड़ा हूं ना, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। यहां जो बात राम साहब ने इंट्रोडक्शन से पहले कही थी जस्टिस साहब से कि यहां जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये किसी भी एक सांसद से, एक एमपी से कम नहीं है। अरे एमपी से कम तो वो इसलिए नहीं है कि उस एमपी से ज्यादा लोग इनके पीछे है ना, इसलिए वो कम नहीं है, बराबर तो हो ही सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बौद्धिकता में कहें या बुद्धि में कहें या सोच में कहें, समझ में कहें,
इस देश के अंदर जितने भी एमपी है, ये बैठे हुए लोगों के घुटने को छोड़ो टकने के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वहां सारी बेवकूफों की भीड़ इकट्ठा करते हैं वो लोग। इसलिए ये भी कहना गलत है कि एमपी की बात हम करेंगे, एक एक सांसद बैठा हुआ है, ये संख्या के आधार पर सांसद की बात हम कर सकते हैं, बुद्धि के आधार पर नहीं कर सकते। बुद्धि के आधार पर तो देश के अंदर भविष्य में देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि भारतीय संविधान जिसके बारे में वो 22 कहे, 24 कहे या 25 कहे, देखिए मैं 22 और 25 आने नहीं दूंगा, ये मैं आप लोगों के भरोसे पर ही घोषणा कर रहा हूं। मेरा अकेले कोई वजूद नहीं है, मैं अकेला अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। और एक बात आपके सामने रख भी दूं, खुले में रख दूं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मेरा हृदय बढ़ गया, मेरी आवाज में थोड़ा दम आया, पहले थोड़ा होता था लेकिन उससे आज थोड़ा सवाया हुआ है। क्यों सवाया हुआ है कि मुझे गार्जियन मिल गए हैं वापस, जो थोड़ा बिछड़ गए थे वो वापस मिल गए हैं, इसलिए मेरा हौसला बढ़ा हुआ है। इस खुशी के अवसर पर मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दुनिया में लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो क्या कहते हैं, अरे मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ऐसा कहने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुतायत में मिल जाएंगे, जो ये कहते हैं मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरी जानकारी में मैं पहला व्यक्ति हो सकता हूं कि मैं नहीं भी हूं तो आज घोषणा करता हूं और कहता हूं कि मैं किसी के अंडर में रहे बिना काम नहीं कर सकता। मुझे गार्जियनशिप चाहिए, मुझे मार्गदर्शक मंडल चाहिए, मुझे थिंक टैंक चाहिए। इसलिए मैंने ये थिंक टैंक यहां बिठा कर रखा है। ये थिंक टैंक जो मेरे को गाइड करते हैं, मैं लड़ने वाला सिपाही हूं, चाहे कुछ भी समझ लो, सैनिक हूं, आप मेरे साथी हैं, हम लड़ेंगे, मार्गदर्शन इनका होगा, जो कुछ भी दिशा निर्देश इनके रहेंगे, हम इनके दिशा निर्देश में काम करेंगे। हम तो अभी तक तो हमारे जितने मार्गदर्शक मंडल के लोग थे, अब और ये मार्गदर्शक मंडल 2 गुना 4 गुना हो गया है, हमें और ज्यादा गाइडेंस मिलेगा। इसलिए हम आज ये दावा करते हैं। और यहां से आजादी की घोषणा जब राम साहब ने कर दी है तो मैं पीछे हट नहीं सकता, मैं पीछे हट नहीं सकता। जब उन्होंने कह दिया कि इस आजाद मैदान से हम लोग आज आजादी का ऐलान करते हैं, तो मैं आप लोगों को कहता हूं और आपके भरोसे पर और आपके बलबूते पर कहता हूं कि अगर मुझे आपका थोड़ा भी बल मिला तो मैं ऐसे हालात देश में निर्माण करने वाला हूं कि इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के बाद में, बाबा साहब थे, चलो उनकी बात नहीं करते, लेकिन इस देश के अंदर इस संविधान के लागू होने और बाबा साहब के जाने के बाद इस देश में राजनीति से प्रभावित होने वाले बहुत नेता पैदा हो गए, बहुत नेता पैदा हो गए। राजनीति से प्रभावित होने वाले लीडर बहुत हो गए, लेकिन राजनीति को प्रभावित करने वाला कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, अलावा कांशीराम साहब के। माननीय कांशीराम साहब ही इस देश में पहले व्यक्ति थे जो राजनीति को प्रभावित करते थे, राजनीति से प्रभावित नहीं होते थे। और आज इस देश में एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो राजनीति को प्रभावित करता हो, सारे के सारे राजनीति से प्रभावित है। इसलिए हमने फैसला किया हम राजनीति से प्रभावित नहीं होंगे, हम राजनीति को हिलाकर रख देंगे, हम इस देश के अंदर हमारा बहुत बड़ी ताकत हमें मिल गई है। अब तो मुझे और ज्यादा, क्योंकि बंदूक तो थी लेकिन खाली थी, अब बारूद है, सब कुछ है, तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा।